जो पहला श्लोक है, जो पहली बार मुझे इंस्पायर की थी फॉर द पेडागॉजी, कि 1/4 ऑफ आवर लर्निंग इज कमिंग फ्रॉम द टीचर ओनली। तो टीचर का जो रोल है वो बस 25% है, ओनली 1/4। एंड अदर पार्ट इज स्टूडेंट की अपनी जो बुद्धि है, मेधा है, स्मृति है। अगली जो क्वार्टर है वो है टीचिंग से, या दोस्तों के साथ, या डिस्कशन से, या वाद से, वाद परंपरा जो हम कहते हैं। एंड द फोर्थ इज जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ आती है। मतलब जब भी हम पढ़ रहे हैं तो 75% ही एटमोस्ट अचीव कर सकते हैं, मे बी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो कॉम्प्रिहेंड हो जाए जो हमने पढ़ने के दौरान हमने नहीं प्राप्त की थी। तो टीचर का जो रोल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए 25%। अगर हम समझ रहे हैं कि 100% रोल है टीचर का, तो वो अ, सही दिशा में हम नहीं जा रहे। द रोल इज ओनली ऑफ 25%। दूसरा, हम संस्कारों का भी बोझ शिक्षकों पे, खास करके विद्यालयों में डाल रहे हैं। ये परिवारों का कर्तव्य है, राइट? अपब्रिंगिंग का कर्तव्य है। तो ये भी पिडागॉगी का पार्ट नहीं है कि उसके संस्कार, उसका आचार व्यवहार जो है, या वो पारंपरिक गुरुकुलों का पार्ट है जहां पर मनसा वाचा कर्मणा या जितेंद्रिया होना सिखाया जाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखना, मन में जो है वचन वही है, एक्शंस वही है, कर्म वही है। ये सारी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस में, लाइक 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर तक अचीव हो जाती। ओके, सो या यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस आप देखोगे तो वहां पर ये पिडागॉगी का पार्ट नहीं है, राइट? आगे मैं बढ़ता हूँ। नाउ दीज आर, यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम उपनिषद। कि पहला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो आज हम कहते हैं अनुभव को सामने रखना। जैसे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में पार्ट ऑफ 6 मंथ इज ऑलवेज अबाउट टू विजिट द विलेजेस। आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करो, लैंड टू लैब रिसर्च करो, नॉट लैब बेस्ड रिसर्च, राइट? और खास करके एग्रीकल्चर जो डोमेन है वहां पर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नाउ एग्रीकल्चरिस्ट आर नॉट साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट। क्योंकि जो पीएचडी है, जो हमारी जो हायर आप समझो एकेडमिया है, वो क्या करती है और हमें लिमिट करती है टू लर्न स्पेसिफिक, टू लर्न पार्टिकुलर, जिससे हमें होल जो एक बर्ड आई व्यू है पूरे सब्जेक्ट का वो हम लूज करते हैं इन द मीन टाइम। तो हमारे किसान आज साइंटिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो फार्मिंग नहीं कर रहे, हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। पहला तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट पेडागॉजी। एनालॉजिकल लर्निंग, कॉम्परेटिव बेस्ड जो लर्निंग है, एग्जाम्पल बेस्ड, राइट? जैसे कि श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। हम ये बच्चे को कभी नहीं कहते एफर्ट बहुत लगाओ, परसिवियर करो, बहुत ध्यान लगा के पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ो। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट में, इससे आप चीज़ों को फॉलो नहीं करवा सकते। वेन एवर यू कांट हैव काइंड ऑफ दृष्टांत एंड विजुअलाइजेशन। हम बच्चे को कह रहे हैं कौवे जैसी चेष्टा करो, बगुले जैसा ध्यान करो, राइट? तो ये जो कॉम्पेरेटिव एनालॉजी है, जो नोन टू अननोन ले जाता है, राइट? हम कोई भी टॉपिक को एज एब्स्ट्रैक्ट, एज अननोन इंट्रोड्यूस नहीं करते। देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ एनालॉजिकल लर्निंग मेथोडोलॉजी, राइट? एंड देन यू कैन गो ऑन लाइक पर्सनलाइज टीचिंग, क्योंकि एक ही गुरुकुल में जो आचार्य हैं वो 10 विषय पढ़ा रहे हैं, 4 विषय पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रकृति और आचार व्यवहार स्टूडेंट्स की समझ रहे हैं। एक टीचर को एक अननोन क्राउड के सामने अपने लेक्चर को डिलीवर करना ऑलवेज, आप समझोगे, एक डिफिकल्ट टास्क है। और हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, तो अभी कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जो सब्जेक्ट्स है, ये गुरुकुल सिस्टम में आपको नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज टीचिंग है कि एक ग्रुप ऑफ 30-40 पीपल हैं जो एसोसिएटेड है फॉर ईयर्स, एंड दैट टीचर इज काइंड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इन हिज स्किल सेट, एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो डिलीवरी, ठीक है? एंड देन प्रश्न उपनिषद आप देख सकते हैं, जहाँ पर उपनिषद itself called प्रश्न उपनिषद, that allowed questioning, right? यहाँ पर कोई वो अप्रोच नहीं है कि यू आर गिविंग अ मोनोलॉग एंड देन देयर एट द एंड ऑफ सेशन देयर इज डाउट, Q&A एंड ऑल। इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग, राइट? और इसको हम ग्रीक मेथोडोलॉजी में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एंड डायलेक्टिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, जहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को हम बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। सो दीज थिंग्स जो अभी आप देखोगे कि मॉडर्न एजुकेशनल जो पैरेलल है उसमें ये इवॉल्विंग आपको दिखाई देता है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एंशियंट
नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर जो हम टेस्ट पैरामीटर्स है, आज हम जो टेस्ट करते हैं एग्जाम बेस्ड होता है, ओएमआर शीट्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, उसमें भी आपको देखेंगे जो अप्रोचेस रहे थे वो वाद परंपरा से थे कि पीपल वेयर गिवन टॉपिक टू डिबेट ऑन एंड ऑल पीपल वेयर लिसनिंग एंड देन द क्वालिटी ऑफ रीजनिंग विल डिसाइड कि उसकी कितनी अच्छी लर्निंग हुई है सब्जेक्ट को लेके। सो दीज वेर ऑल्सो काइंड ऑफ जो हम कहते हैं द टेस्टिंग पैरामीटर, जिससे वो बच्चे की हम प्रामाणिकता देख पा रहे हैं कि उसने उस विद्या को लिया है या नहीं लिया है। नाउ मॉडर्न एजुकेशन लैक्स ऑल दीज फोर। जो चार हम बात करते हैं, पहला है अधिकारी पात्रता। पात्रता इज लिटरली द वेसल। हमें लगता है डेमोक्रेटाइजेशन है एजुकेशन का, दैट इज वन पार्ट, बट यहाँ पर पात्रता पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे जो चिकित्सक जो डॉक्टर बनेंगे आज के टर्म में अगर हम कहें, तो उनकी सबसे पहले इंद्रियों की जो हम कहते हैं उसकी स्क्रूटनी होनी बहुत आवश्यक है कि ये क्राइसिस को देख के अपने प्राइसेस को बढ़ाता है क्या। इफ द पर्सन इज वेरी मच लोवी, वेरी मच अपॉर्चुनिस्टिक, तो वो अधिकारी नहीं होता था डॉक्टर बनने का। क्राइसिस को देख करके पेशेंट से काइंड ऑफ उसमें कोई एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, वो ज्ञान को हार्नेस करना चाहता है, वो अपॉर्चुनिस्ट होना चाहता है और वो उस ज्ञान का मिसयूज करेगा। राइट, तो ये जो अधिकारी है ये बहुत पहले डिसाइड होता था कि जो डिजायर टू लर्न है या ऑथेंटिसिटी या जो प्रयोजन है उसका जो प्रयोग कैसे होगा वो हम डिसाइड करेंगे नॉलेज देने से पहले। एंड विषय की क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से होती थी। प्रयोजन भी बहुत वेल डिफाइंड होता था कि वाई इट मैटर। एंड ऑब्वियसली जो हमने कहा कि strong teacher student connection, because ki one teacher is giving 10 lectures of 10 different domains, तो वो जो long term association है that bridges the gap between the psychological barrier जो हम कहते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो एक समय के साथ and we say time is a good leveler now। अभी हम देखते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ज्ञान शक्ति को पहले इम्पार्ट करता है, देन एक्सपेक्ट करता है कि क्रिया शक्ति आएगी, एग्जीक्यूशन आएगा एंड देन वो पर्पस एट लेटर स्टेज ड्राइव वो ढूंढ लेगा। राइट, नाउ रियल लर्निंग हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली क्रिएट जिज्ञासा। जब आपने जिज्ञासा अगर आपने जगा दी, इच्छा शक्ति जगा दी, दैट ऑलवेज ड्राइव्स द क्रिया शक्ति एंड डूइंग एक्शन। Doing experimentation brings a good stable kind of knowledge जो लाइफ लॉन्ग रहती है। राइट, मतलब इट्स नॉट थियोरेटिकल लर्निंग जो हम आज के सेंस में कहते हैं कि साइंस में बेसिकली जो लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हम कहते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस, आपको हाथ गंदे करना है, एक्सपेरिमेंट्स में जानना है, उसके बाद जब आप एक्शंस ओरिएंटेड होगे तब आपकी लर्निंग और अच्छी होगी। बट पॉइंट इज कि डिजायर टू लर्न सबसे पहले हम टारगेट करते हैं, तो ये आपको गुरुकुल सिस्टम में पहले दिखता है और ये आज के एजुकेशन सिस्टम में ये ऑलमोस्ट रिवर्स है। वी आर फेड अप विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गूगल है, इंटरनेट है, वी हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट, बट टिंकरिंग और इनोवेशन एंड क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एलिफेंट हो जाता है। राइट, क्योंकि हमने डिजायर पे ज्यादा बात नहीं की, इच्छा शक्ति पे बात नहीं की, उसको बढ़ाने की बात नहीं की। राइट, अपने जिज्ञासा जो जो गुरु है वो उसने जो क्रियोसिटी है वो अगर उसने खुद स्पार्क कर दी, तो वो जो स्वाध्याय है जो हम कहते हैं, जो पार्ट ऑफ यम और नियम में हम कहते हैं, स्वाध्याय को ड्राइव करने से वो इन्वेस्टिगेटिव, एलेबरेटिव एंड डीप डाउन वो जा करके काइंड ऑफ जो हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो एक्चुअल रिसर्च की तरफ वो जा सकता है। बट इट शुड स्टार्ट विद इच्छा शक्ति। राइट, अप्रोच पे भी हम देख सकते हैं कि जो अभी का पूरा अप्रोच है वो पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल है, अपरा विद्या अप्रोच। जैसे पीसेस को समझ के हम होल को समझने का प्रयास करते हैं, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट्स एनीथिंग, हम बॉइल डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं सिचुएशन को, कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस करते हैं, एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, देन ट्राई टू लर्न दोज प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशंस, और उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं पूरे यूनिवर्सल पे। राइट, और विद्या अप्रोच इज मोर लाइक यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स से ज्यादा समझ में आएंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें अप्रोच में क्या डिफरेंस है।
तो जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ कि हमारे कॉलेजेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेरी बैकग्राउंड रही, तो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स तब समझ में आए जब वो हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन के सब्जेक्ट से उसने क्रॉस किया, राइट? मतलब वेरी मच कॉम्प्लेक्स जब नॉलेज सिस्टम या एक टॉपिक आई और वहाँ पे जब हम अपने डाउट्स को, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए वापस रेफर किए फंडामेंटल्स को, देन वी गॉट द एक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि वी कैन गिव दी fundamentals, and somehow they will at later stage they will associate all those fundamentals to understand or to comprehend all those complex systems and everything. But we forget कि हम बचपन में बच्चों को कभी ग्रामर और कभी अक्षर नहीं पढ़ाते when they start learning the language, right? जो अष्टाध्यायी भी आप देखोगे तो वो माहेश्वर सूत्र से प्रारंभ होता है। जब आप देखोगे पतंजलि, ये जो योग दर्शन है वो समाधि पाद से प्रारंभ होता है। समाधि की ही बात सबसे पहले प्रारंभ हो जा रही है। योग क्या है, यम नियम क्या है, उस पर बात ही नहीं हो रही। So at one point of time it also creates good इच्छा शक्ति। जब आप आउटकम बता दो बहुत पहले में कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी आउटकम क्या है, वो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, राइट? और हम क्या जानने और क्या समझने वाले हैं। और जो आज हम जेनजी या जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, दे बिकम वेरी मच ट्रांजैक्शनल। अगर उन्हें लगा कि ये बेनिफिट नहीं है, मैं इतना समय दे रहा हूँ, इसका आउटकम हमें नहीं पता है, तो दे विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट पार्टिकुलर टॉपिक। तो ये जो अप्रोच है, सभी शास्त्रों में आप देखें कॉम्प्लेक्स सूत्र बहुत प्रारंभ में ही वो शुरुआती श्लोक आपको दिखेंगे और धीरे-धीरे वो आगे के अध्याय में, आगे के समुल्लासों में वो जो है वो सिंपल फाउंडेशंस आपको वापस दिखते हैं। ओके? अभी आपको आप अगर जो साइंस की मेथोडोलॉजी है वहाँ पर देखोगे, अनुमान इज़ देयर, इन्फेरेंस इज़ देयर, जो हम कहते हैं कि लॉजिकल डिडक्शंस आर इनफैलिएबल, बट कोर्ट रूम डिबेट में जाएँगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण इज़ सुपीरियर, वहाँ लॉजिक इज़ नॉट एनफ, राइट? तो यहाँ पर आइदर देयर इज़ डायरेक्ट परसेप्शन इज़ वेरी मच सपोर्टेड, एम्फसाइज्ड, और लॉजिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड ऑल दोज़ थिंग्स आर देयर। बट ऋषि गौतम कहेंगे कि आपको 4 जो है पैरामीटर प्रमाण शास्त्र आपको एक साथ प्रयोग में लाना है, टू नो थिंग्स, टू वैलिडेट थिंग्स एंड टू हैव अ गुड एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है? आपको इनकी बैलेंस लेके आपको चलनी है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर प्रत्यक्ष हमें आयुर्वेद से कोई क्योर दिख रहा है, तो इट इज़ वेरी मच साइंटिफिक, एंड तो उसको क्या कहते हैं, स्यूडो साइंस कहते हैं। तो वैलिडेशन अभी हुई नहीं है, तो उसको हम इसलिए सूडो साइंस कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष फ्रेमवर्क इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ साइंस, बिकॉज दे से टू एयर इज ह्यूमन। तो उन्होंने डायरेक्ट परसेप्शन को आउट ऑफ एनालिसिस पार्ट ऑफ सिस्टम रखा ही नहीं, राइट? बट कोर्ट रूम एनालॉजी में, जहाँ पर कोर्ट रूम डिबेट होता है, जहाँ पर लॉयर्स होते हैं, वहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष को रखा, बट अनुमान को उन्होंने बैकसीट पे रख दिया। तो कई चीजें, इवन इवन इफ लाइक जो हिस्टोरिसिटी पे हम बात करते हैं कि ह्वेन-सांग ने ये कहा, सो इट्स मोर लाइक शब्द प्रमाण, राइट? अगर ह्वेन-सांग ने कहा, एक ऐसे न्यूट्रल ऑब्जर्वर ने कहा जो भारत का नहीं है, तो ये ज़्यादा वैलिडेशन देता है। और 3 हजार साल पहले किसने क्या कहा, उसकी वैलिडेशन, जो पूरी अप्रोच है आप देखोगे, समहाउ इट्स इट्स मोर लाइक सर्कुलर साइटेशंस एंड एवरीथिंग, एक दूसरे को साइट करते, सो इट इज वन काइंड ऑफ validating the knowledge. It's not the 100% of validation framework, right? There are other frameworks too, जिसको हम सामने रखते हैं. It is from न्याय दर्शन. Now, modern education starts from skepticism, right? आप डाउट से स्टार्ट करते हो. हमारी ज्ञान परंपरा श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम यहाँ से वो प्रारंभ करना चाहती है कि उत्साह क्रिएट करना है, राइट? जैसे कि आपने फिजिक्स पे पहले डाउट नहीं किया, राइट? यू हैव सम फेथ ऑन फिजिक्स, फिजिक्स टीचर। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन कर देते कि नहीं, मुझे फिजिक्स के टीचर पे विश्वास ही नहीं है, मुझे फिजिक्स पे विश्वास नहीं है, तो दैट क्रिएट्स अ बैरियर, और बहुत हार्ड टाइम आप अप्रोच करोगे उस सब्जेक्ट को समझने में। तो व्हेन something comes out of Sanskrit, very much ancient, IKS, so starts with skepticism कि ये pragmatic होगा कि नहीं, रेलेवेंट होगा कि नहीं, कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएगा कि नहीं।
तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी जो हम कहते हैं जो इंटीग्रिटी है वो क्या कहें उसकी मेरिट पर हम उसको पढ़ाई करें कि वो सब्जेक्ट क्या कहता है, उसको फुल मेरिट दें, उसको एक डीप रेवरेंस के साथ, एक उत्साह के साथ जब हम उस अप्रोच को लेते हैं, तो दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ दृष्टि जो आपको नई चीज़ें सीखने में मदद करता है, एंड इट बिकम्स अ काइंड ऑफ इंट्यूशनल एक्सरसाइज, राइट? नाउ ये जनरली मैं टॉक्स में कहता हूँ बिकॉज़ दृष्टि वर्ड मैंने ला दिया, तो बाइनरी या नॉन बाइनरी, दैट जो रेनेसाँ हुआ था वेस्ट में, पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर बेसिकली रीज़न ओवर पावर किया था, जो तर्कशास्त्र है, एंड जो ग्रीक जो लर्निंग्स है वो थ्रू अरब अरब टीचिंग्स ये रीइंट्रोड्यूस हुई थी यूरोप में, राइट? और वहाँ पर फेथ बैक सीट में चला गया। तो पहले रिलीजन का डोमिनेंस रहा, फिर रीजन आई तो रिलीजन्स बैकसीट में चला गया, नास्तिकता आ गई, राइट? तो आप देखोगे इमोशंस और रीजंस ये दोनों फिर अलग दो बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हुआ क्या, आप देखोगे जब हमारे कविताओं में कभी साइंस मिलता है तो ये लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता बिकॉज दे थिंक कि इट शुड बी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन सिंबल्स में होने चाहिए, देन इट इज समथिंग वेरी मच साइंटिफिक इन नेचर। इट्स अ लेंस, काइंड ऑफ लेंस, कि हमने नॉलेज को भी रसों में बांधा है, राइट? वेद को आप देखोगे वो छंदों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद रामायण आई, महाभारत आई, फिर पुराण आई, फिर गीत आए, फिर दोहे आए। तो नॉलेज के डेसिमेशन पे हमने ज्यादा काम किया, उसमें हमने रसों को जोड़ा, भावों को जोड़ा, ताकि उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। इट वॉज नॉट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एंड रिलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी मच एलीट, राइट? एलीट में रिस्ट्रिक्ट होने से वेस्ट ने बेसिकली एम्पेरियलिज्म के नए टूल्स ढूंढे, जिसमें उन्होंने एकेडमिया को भी पकड़ा। आफ्टर रिलीजन दे पिक्ड एकेडमिया एज अ टूल ऑफ एकेडमिक इम्पेरियलिज्म की फ्यू पब्लिकेशन एजेंसीज विल कंट्रोल द नॉलेज, एंड वहां पर जो पब्लिश होगा वही ऑथेंटिक होगा, वो जो बोलेंगे वही साइंस होगा, एंड आउट ऑफ दैट एनीथिंग दैट इज कमिंग दैट शुड बी कॉल्ड सूडो साइंस, ओके? और यहाँ पर आप देखोगे ये पोएम्स में है, ये स्टोरी टेलिंग में या कथाओं में, राइट? तो साइंस की बुक में अगर आप रसों को डालते हैं, इफ देयर इज सम सेंस ऑफ इमोशंस, राइट, स्टोरी टेलिंग, कि आप विज्ञान की डिस्कवरी पे बात कर पाओ, राइट? तो वहां पर भी ये बाइनरी को ये तोड़ता है कि रीजन और इमोशंस और फेथ ये हम एक साथ ला सकते हैं। इट्स लाइक हमारे जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ जी, वो क्यों मंदिर जा रहे हैं, राइट? अ पर्सन दैट इज वेरी मच साइंटिफिक इन हिज टेम्पर should not be like visiting places of faith, right? भक्ति वाले प्लेसेस पे वो क्यों जा रहे हैं? तो ये बाइनरी बेसिकली टू पोलर एंड्स की बात करता है। ये एक वेस्टर्न लेंस है जहां पर हम इन चीजों को देखते हैं। अगेन बाइनरी फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो पार्ट में तोड़ता है, जिसको हम ब्रिज कर सकते हैं आज के समय में। लाइक ऑब्जेक्टिविटी इतनी ओवर पावर हो गई कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो इररेलेवेंट है जब तक हमने 5 रिसर्चर्स को साइट नहीं किया है। एंड सब्जेक्टिविटी रिलीजन या जो रिलीजियस बुक्स हैं, बाइबल है, जो आप देखोगे तो वहां पर ये है कि वो डॉगमेटिक आपको दिखते हैं, कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के रियाल्म से बाहर अपने आप को रखते हैं। तो देयर इज डाइकोटोमी जो बट गई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाइकोटोमी में, और ये न्याय दर्शन में हम कहते हैं प्रमाता और प्रमाण को आपको एक साथ लाना है। ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर सिस्टम, जो बाद में जाके क्वांटम फिजिक्स में एक हो गई, क्लासिकल फिजिक्स में ये अलग रही। प्रमाता इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम आज भी कहते हैं सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, पर्सन डिपेंडेंट, हम किसी सिस्टम को नहीं बनाना चाहते, सिस्टम ड्रिवन एसओपी ड्रिवन होना चाहिए। तो वो इट्स वेरी मच ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम आगे रखते हैं। प्राचीन काल में आप जाओगे तो प्रमाता इज मोर इम्पॉर्टेंट, द नोअर, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात होगी कि उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे है, उसकी ग्रोथ कैसे है। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज बट हु इज डेसिमेटिंग द नॉलेज। तो प्रमाता ये एक जो पार्ट है, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को साथ लाना, ये लास्ट टाइम प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम में हुआ था, जिसको हम डायलेक्टिकल प्रोसेस बोलते हैं, डायलेक्टिक्स, राइट? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक साथ एक बैलेंस लेके चलना। तो ये जो अप्रोच है ये भी आपको दिखता है। और प्रमाता जो है इट्स हेल्दी बॉडी, आरोग्य है उसमें, माइंड इज पीसफुल, शांत मन है, फिर बुद्धि है,
एंड योगिक कॉस्मोलॉजी का वो पार्ट है, राइट? योग इज नॉट फॉर हेल्थ, हठ योग इज फॉर हेल्थ, बट योग इज बेसिकली फॉर योर कॉग्निशन, राइट? तो कॉग्निटिव सेट्स पे हम कभी नहीं बात करते, राइट? हम पात्रता पे नहीं बात करते। एक बच्चा हमारे क्लास में आया, अब मुझे उसको नॉलेज देना है, उसकी अपग्रेडेशन पे बात नहीं होती, उसके स्तर की बात नहीं होती, उसके स्तर को बढ़ाने की बात नहीं होती, राइट? तो यहाँ पर प्रमाता इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जो पूरा यम नियम प्रत्याहार आसन का जो पूरा है, तो ये इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर संप्रज्ञात प्रोसेस, जहां पर हम प्रज्ञा की बात करते हैं। इट इज नॉट सिंपली फॉर मोक्ष एंड निर्वाण, राइट? यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद को मैं आप सामने लाना चाहूंगा। तो अभी इसने कौन सी एक बड़ी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व की है, एंशियंट जो हमारी लर्निंग है। सबसे पहले मैं आयुर्वेद पे आता हूँ। आयुर्वेद के जो कॉलेजेस हैं, वो पहले साल के जो भी कोर्सेस हैं, उनके सेमेस्टर्स हैं, वो बच्चों को नहीं समझ में आते आज भी, क्योंकि वो पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र और मेटाफिजिक्स के ऊपर, राइट? कि जैसे कि एलोपैथी इज मोर ऑन मॉलिक्यूलर अप्रोच, बट आयुर्वेद इज मोर ऑन सिस्टम अप्रोच, दैट इज फ्रॉम वात पित्त कफ जो फ्रेमवर्क है। तो बचपन से जो हमारी मेटा है, जो फिजिक्स की हमारी समझ है, केमिस्ट्री की हमारी समझ है, वो मिसमैच करती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और जैसे ही वो मिसमैच करती है, और एक तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो खराब रैंक आता है मेडिकल एग्जामिनेशंस में, वो फिर आयुर्वेद लेते हैं, तो पहले ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जाते हैं, फिर मेटाफिजिक्स समझ में नहीं आती है, लेटर स्टेज, लेटर ईयर्स में वो वैलिडेशन ही पढ़ते रहते हैं। एवरी आयुर्वेद के कोई दवाई है तो उसको वैलिडेट ही कर रहा है एलोपैथी, राइट? उसको जो लाइसेंस मिलेंगे, उसके जो प्रोडक्ट आएंगे, वो वैलिडेशन, तो वैलिडेशन में ही उसकी पूरी दुनिया है, और उसको फाउंडेशंस नहीं पता है, तो देर इज नो इनोवेशन आउट ऑफ दैट एजुकेशन, राइट? तो अभी क्या हुआ उसका एक सॉल्यूशन के रूप में, कि जो चरक संहिता है वो पूरी संस्कृत में है। नाउ इफ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ संस्कृत बैकग्राउंड इज वेल वर्स्ड विद द श्लोकास एंड सूत्रास, और वो जब चरक संहिता को देखता है, वो जब उस मेटाफिजिक्स को समझता है, तब उसको आयुर्वेद सही में समझ में आती है, और फिर उसको पता चलता है कि इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी भी हमें काम करनी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे भी काम करनी चाहिए, कि जहां से हम मेडिसिन को ला रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट करक्यूमिन ऑफ टर्मरिक, बट कहाँ ग्रो हो रहा है, उसकी एक जियो टैगिंग है, कौन से क्षेत्र में हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि फाउंडेशंस उसकी अगर स्ट्रांग है, तो वो आज का जो जो थ्राइविंग है वर्ल्ड मार्केट में, आयुर्वेद एंड योग इज देयर, राइट? उसको मजबूत करने के लिए बैकएंड में आपको उसकी फाउंडेशनल नॉलेज, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जो संस्कृत से आएगी, जो उसके मेटाफिजिक्स के साथ आएगी, जो संस्कृत में है, राइट? और उसकी लॉजिक के साथ है। आपको एरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं पढ़नी है, आपको न्याय वैशेषिक की लॉजिक पढ़नी है, राइट? आपको एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको पंच महाभूत एंड सांख्य दर्शन पढ़ना है। आपको फिजियोलॉजी सिंपली नहीं देखनी है, आपको फार्माकोलॉजी नहीं देखनी है, आपको द्रव्य गुण कर्म की समझ होना चाहिए। बट समहाउ वो पास करने लायक पढ़ते हैं, और बहुत तेजी से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को पार करते हैं, एंड वेरी मच वीक इन फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेद। दूसरा, नए जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, वो क्या सीख सकते हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होती है, हाउ टू थिंक इन ए स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल मैनर, हाउ टू डू डिस्कोर्सेज, हाउ टू डिबेट अ थिंग, हाउ टू हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ टू कंक्लूड इन फ्यूअर नंबर ऑफ वर्ड। ये सारी जो बातें हैं, ये न्याय दर्शन से आती है। पर इसका जब प्रयास किया गया, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पास जब ये प्रोजेक्ट गई, तो उन्होंने देखा, और उन्होंने स्टेट पे क्लेम कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट वेरी मच इंडियन, दिस साउंड्स वेरी मच साइंटिफिक, एंड दिस कांट बी इन संस्कृत एंड वेरी मच लाइक 3000 ईयर ओल्ड। तो ये जो स्केप्टिज्म, जैसे मैंने बोला कि स्केप्टिज्म और जो प्री नोशंस हैं, वो जब तक आप साइड नहीं करोगे, तो आप ओपन माइंडेड टेक्निकली नहीं हो, राइट, टू एम्ब्रेस न्यू काइंड ऑफ अ सिस्टम। और तर्कशास्त्र एंड न्याय दर्शन हैज वेरी मच पोटेंशियल इन दैट कैटेगरी, राइट? 32 से ज्यादा मेथोडोलॉजी है, जिसमें एवरीथिंग, मतलब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से लेकर के फास्टिंग से लेकर के ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी, जो वेस्ट के कोई आके बोलते हैं तब वो वैलिडेट होती है। सो व्हाई इट इज दैट? बिकॉज शब्द प्रमाण हमारे फ्रेमवर्क में है, सिर्फ अभी वैलिडेशन फ्रेमवर्क में, जो हमने कहा एविडेंस एविडेंस बेस्ड, अगर हमने 1000 पेशेंट्स को क्योर किया है फॉर पर्टिकुलर मेथड, तो दिस इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ टेस्टिमोनी और अ काइंड ऑफ वैलिडेशन बिफोर कि 25 साल तक कोई एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट ले, और फिर उसको आज के आरसीटी एंड ऑल दोज रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रूफ करे।
एक बार ये हुआ कि एग्रीकल्चर में मैं अग्निहोत्र के मेथड को लेके गया, तो उन्होंने कहा कि इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, वी डोंट हैव द वैलिडेशन पैरामीटर। तो मैंने कहा कि सर पैरामीटर्स को ही आपको इंप्रूव करना है, आपके पास वैलिडेशन फ्रेमवर्क नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्यूडो साइंस है, बिकॉज इट वर्क्स, इट हैज द प्रत्यक्ष प्रमाण, इसने फंगस डिजीज को कंट्रोल किया है पूरे 20 एकड़ के फार्म में। सो जो हमारे रिसर्चेस, हमारे अप्रोचेस को हाइंडर कर रहा है, वो सारे हाइंड्रेंस के जो मेथोडोलॉजी है, वो पूरा वेस्टर्न मेथोडोलॉजी एंड एरिस्टोटेलियन फ्रेमवर्क है। आईकेएस की जब हम बात करते हैं तो पहली तो एक उसकी दृष्टि पहले भारतीय होनी चाहिए। जब आप बाहर के लेंस से बार बार देखोगे, लाइक हिस्टोरिसिटी इज देयर, हमने तक्षशिला में ये किया, हमने नालंदा में ये किया, बट द हार्ड पार्ट इज कैन वी रेप्लिकेट दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ हैविंग प्राइड इन दैट एंशिएंट स्टोरी टेलिंग। और ये अथर्ववेद में ही आता है कि व्हेन वी आर वेरी मच प्राइड इन स्टोरी टेलिंग, then somehow we have lost the knowledge of Ved and Gau Palan. ये अथर्ववेद का ही श्लोक है। So we have lost our knowledge system, but before placing or putting everything in place, we should have our drishti, we should have our own framework to bring all those things in places. Like metaphysics creates culture, culture produces words, words constitutes worldview, worldview coherents actions. यहाँ पर मेटा ही अगर अलग हो, like YOLO is there, three things are there, you only live once, and you have pleasure as a source of या goal of your life, जिसमें सिर्फ अर्थ आगे आ जाता है, बाकी सारी पुरुषार्थ पीछे चले जाते हैं। जो धर्म की अभी बात हो रही थी वो सारा बैकसीट पे चला जाता है। एंड इंद्रियों का कंट्रोल में नहीं होना, सेंस ऑर्गन्स का कंट्रोल में नहीं होना। सो पात्रता डेवलप करते हैं, पुनर्जन्म को इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट बीइंग एपोलोजेटिक, क्योंकि आईकेएस आएगा तो अपने साथ पूरे सिस्टम को लाएगा। इफ यू आर चेरी पिकिंग हेयर एंड देयर, तो समहाउ इट्स लाइक डाइजेशन प्रोसेस जो वेस्ट ऑलरेडी लास्ट 30-40 ईयर से कर रहा है। लाइक जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज आवर फ्रेमवर्क। Sacred is there always. Kula is part of the community. Belonging is there. Sense of belonging. Meaning is there. Nishkam kam is there. Union is there. Right? But अभी की framework क्या है? Lots of entropy is there. Everything is secularized. Right? Sacred in work, in learning is not there. Money is the motivating factor. Community is atomized. There is no kul parampara. We regularly say गुरुकुल गुरुकुल, लेकिन कुल हम भूल जाते हैं कि गुरुकुल का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो परिवार के कुल में है उसको बड़े कुल में हम ले आए, उसको एक बड़े फैमिली का हम पार्ट बनाए। दैट इज दिस सेंस ऑफ द वर्ड कुल इन गुरुकुल। एंड स्टेट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल। तो सारा जो अभी अप्रोच है, इट्स अ प्ले ऑफ अगेन द बाइनरी स्टेट एंड इंडिविजुअल, जिसमें स्पेक्ट्रम होता था पहले, जिसमें फैमिली है, कुल है, गुरु है, समाज है। वो सारे स्पेक्ट्रम जब हम यूज करते हैं, देन हर चीज जो हम कहते हैं सरकार को करना चाहिए, दैट प्ले बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो ये जब अप्रोच होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट इज वेरी हाई, राइट। मिसट्रस्ट बहुत आराम से अपना जगह बना लेता है, और हम जो मेटा को समझना चाह रहे हैं, जो लर्निंग सिस्टम को देखना चाह रहे हैं, और हम बचना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल आईकेएस का पार्ट है, कि उसमें देवत्व होता है, उसमें नॉलेज में पर्पस होता है, उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, उसमें सर्व करना होता है। इट्स नॉट जस्ट द इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, बट लाइक हम नर्चर करें। जो भी हम शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं, द एक्चुअल संस्कृत मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल इज धार्मिक, राइट। अगर उसको आप डिकोड करोगे तो आपको धार्मिक दिखेगा। और यहाँ पर ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, दिस मेटा डिफाइंस कि हमारा लॉजिक क्या होगा और हमारा दिशा और दशा क्या होगी। Oh, thank you, Ravi P, for your detailed talk on ancient pedagogy. Your talk indeed was very technical yet very profound. Also, the slides that you used here were heavily loaded with information. We'll probably have you next time offline here in the college campus. And thank you so much.